सो हमने वीबीटी के एग्जांपल्स देख लिए थे और वीबीटी को किस तरह से लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन कंपाउंड, एनी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमने देख लिया था बच्चों। अब जरा अगला कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो व्हाट इज गिवन स्ट्रिक्टली इन द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों के कॉन्सेप्ट्स में आपको बताऊंगा जरूर, बट अपन अपने तरीके से करेंगे। देखो यार, हमने देखा बच्चों कि जब हम लोग वीबीटी का स्ट्रक्चर बना रहे थे, सब लोग यहाँ ध्यान से सुनना, जब हम लोग वीबीटी का जो पूरा का पूरा एक स्टेप वाइज पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में बना रहे थे, तो उससे हमने ये डिराइव किया था कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी क्या ज्योमेट्री, ये चीज हमने डिराइव की थी। स्ट्रक्चर से हमको ये पता चल गया था, राइट। और साथ में आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको क्लियरली ये कहा था कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है या क्या ज्योमेट्री है, ये हमने किस प्रिंसिपल पे डिसाइड किया, किस फैक्टर पे डिसाइड किया कि जो लाइगेंड आया था वो स्ट्रॉन्ग वाला था कि वीक वाला था। याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला था तो कुछ अलग हाइब्रिडाइजेशन बनती थी, वीक वाला था तो कुछ अलग हाइब्रिडाइजेशन बनती थी। ये भी बात आपको क्लियर है। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं तो उसको किस तरीके से समझना है, ये जरा आप ध्यान से यहां पर सीखो। लेट्स सिंप्लीफाई इट, ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई द होल थिंग। देयर आर मेनी कंपाउंड्स एंड मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट। बट अपन अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा होगा कि हमारे पास एक ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। आपके सिलेबस में कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? ML4। और एक है ML6। कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स है बच्चों? ML6। अब इसका मतलब जरा समझना, ML4 का मतलब कि एक मेटल का आयन है और 4 लाइगेंड है, समझ रहे हो? एक मेटल है और 4 क्या है? लाइगेंड है। और ML6 का मतलब क्या कि भाई ये मेटल है और ये लाइगेंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये पॉसिबिलिटीज है। पहले ये बात समझो, कौन सी दो वेराइटीज है? ML4 और ML6। यानी कि इसके लिए मैं ऐसे बोल देता हूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? सिंपल है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल जैसे मॉलिब्डेनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाला भी बनता है, या फिर ML2 मतलब सिल्वर का 2 वाला भी बनता है। बट वो क्या है, एक दो एग्जांपल, एक आधा, या फिर पेंटाकार्बोनिल आयन जो है वो। बट 99.9% आपके यही 2 एग्जांपल्स में फिट होंगे और सारे क्वेश्चन इन 2 पे ही आते हैं। पहले आप अपने दिमाग में इतनी क्लैरिटी रख लो। समझ में आ रही बात? ठीक है। नाउ हाउ टू जज द ज्योमेट्री? लेट मी टेल यू वेरी सिंपली कि आप 2 सेकंड में किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे जज कर सकते हो। देखो ध्यान से यार, ML6 होगा ना, ML6 क्या होगा बच्चों? ML6 होगा। तो आप आंख बंद करके उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिख दोगे। क्या लिख दोगे? आंख बंद करके क्या लिख दोगे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिख दोगे। मतलब उसमें कोई सवाल ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। जैसे ही आपने देखा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करोगे? आप आंख बंद करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिख दोगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, हमको ML6 है ये कैसे समझेगा? तो भाई आपको स्ट्रक्चर देख के या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि ML6 है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। CONH3 समझो 6 टाइम्स फॉर एग्जांपल, इसकी क्या ज्योमेट्री होगी? एक मेटल है, 6 लाइगेंड है, ऑक्टाहेड्रल, खत्म। ठीक है। सपोज मैं बोलूं क्रोमियम C2O4 3 टाइम्स, क्या ऑक्सलेटो बाइडेंटेट था? 3 ऑक्सलेटो मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब ये ML6 टाइप का है। कौन सी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे हो? मतलब आपको कोई आपको टेंशन की बात ही नहीं है बच्चा लोग। अच्छा, FeN, तो FeN ट्वाइस Cl ट्वाइस क्या होगा? 2 बाइडेंटेट है तो 4 हो गए। EN मतलब इथिलीन डायमाइड बाइडेंटेट था तो वो 4 हो गए, और 2 क्लोरीन, तो टोटल ये कितने हो गए? 6। तो कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स हुआ? ML6। और आंसर क्या आ गया? ऑक्टाहेड्रल। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? तुमको मैं कोई भी रैंडम कंपाउंड दूंगा तुम बता सकते हो, राइट, कि भाई इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अगर प्रूफ चाहिए तो फिर से हम लोग यहां जाते हैं, जो हमारे पास पूरी एक बड़ी सी लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है भाई हमारे पास? कहां गई ये? तुम कोई भी कंपाउंड उठा लो और बताओ उसकी ज्योमेट्री क्या। कोई भी उठा, चलो ये वाला उठा लो। कोबाल्ट की ज्योमेट्री क्या है? कितने हैं? 5 अमोनिया 1 कार्बोनेट है। कैसी है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चिंदी 2 सेकंड में आएगा आंसर। यस। यहां पर बताओ
आयन की क्या ज्योमेट्री रहेगी, मतलब उस कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री रहेगी, आयन की 5 वाटर है 1 NCS है, कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, बात ही खत्म हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चा लोग? यस, सिंपल। तो आपको Ml6 कॉम्प्लेक्स दिख गया, आपने ऑक्टाहेड्रल लिख दिया, बात ही खत्म। इससे सिंपल कर ही नहीं सकते थे आप, बात हो गई सिंपल एकदम से। तो Ml6 इज ऑक्टाहेड्रल, सिंपल हो गया। चलो बढ़िया। अभी Ml4 में आपके पास क्या ऑप्शंस है, ध्यान से सुनना बात को। Ml4 में आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। Ml4 में आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। कौन से 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, लेट्स सी। कौन से 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। आपके पास हो सकता है या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कैसा हो सकता है, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या तो आपके पास हो सकता है स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। कैसा हो सकता है बच्चों, स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। बस टेक्निकली स्पीकिंग आपके पूरे सिलेबस में ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं ज्योमेट्री की, या तो टेट्राहेड्रल होगा, या स्क्वायर प्लेनार होगा, या ऑक्टाहेड्रल होगा। बात यहां पर खत्म, इससे आगे बात ही नहीं करनी। समझ में आ रही है बात? अब आप बोलोगे ठीक है सर, हम टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनार में कैसे जज करें? तुम्हारा अगला सवाल ये होगा लॉजिकली कि सर हम इसको कैसे जज करें, तो मैं उसका भी इलाज आपको बताता हूं। तो ऑक्टाहेड्रल जब होगा तब आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रही होगी, ध्यान से सुनना बात को। मैंने क्या बोला बच्चा लोग, क्या बोला मैंने? जब ऑक्टाहेड्रल की बात है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल रही होगी या तो D2sp3 या तो sp3d2। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। ये दोनों मैंने आपको VBT में बना के दिखाई थी, बाय द वे, दोनों बना के दिखाई थी। अच्छा, जो अगेन अगर आप स्मार्टली इसको देखो, जो स्मार्ट बच्चे हो तो तुरंत ही पिक कर लिए होंगे कि सर यहां पर 2 ऑर्बिटल D के हैं, 1 S का है, 3 P के हैं, तो इसका नंबर 6 बनता है। आप लोग को याद होगा, मैंने एक ट्रिक जो जेई वाले स्टूडेंट है खास करके उनको मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक ट्रिक बताई थी कि नंबर काउंट करो और आंसर लिख दो, याद होगा? तो मैंने नंबर देखो बता दिया कि अच्छा 2 D है, 1 S है, 3 P है, तो 6 मतलब समझे, 6 लाइगेंड है, 6 ऑर्बिटल है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल फिक्स है। क्या ये बात समझ में आई? अभी D2sp3 और sp3d2 में क्या फर्क था, ये भी सिखाया था कि भाई इसको आप इनर बोलते थे और इसको आप आउटर डी बोलते थे। ये भी सही समझ में आ रहा है सबको? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो कहां जाएगा, वो समझ में आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग वाला था तो वो इनर वाले की पेयरिंग करा के अंदर के कमरे यानी कि अंदर के डी सब शेल को ऑक्यूपाई करेगा। वीक वाला था तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो उसको जक मार के कहां जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। क्या ये बात याद है सबको? क्या ये पिक्चर आपके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी के साथ बैठ रही है सब लोग? यस और नो? बढ़िया, एकदम सिंप्लीफाइड अप्रोच, और रिवीजन के वक्त ये बहुत काम आता है। एक बार ऐसे देख लिया गो थ्रू, हाँ ये अच्छा ये Ml6 है, हाँ ऑक्टाहेड्रल, मार्क कर दो, खत्म। MCQ में बहुत काम आता है। अच्छा आगे देखो, Ml4 में कैसा जज करेंगे? तो भाई Ml4 में टेट्राहेड्रल तो तुमको नींद में भी आना चाहिए, टेट्राहेड्रल तो आपको आना ही चाहिए। sp3, बात ही खत्म है, sp3, यस और नो? टेट्राहेड्रल तो सब बच्चों को आता है। टेट्राहेड्रल क्या है बच्चों? sp3। स्क्वायर प्लेनर में इट इज आइदर sp2d, ध्यान से सुनना, dsp2 और sp2d। क्या यहां पर भी टोटल नंबर 4 बन रहा है? देखो जरा, एक S, 2 P और एक D, तो यहां पे 4 बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इनर और आउटर। क्या ये बात समझ में आई? टेट्राहेड्रल में कहीं इनर आउटर की कोई बात है क्या? नहीं, टेट्राहेड्रल में तो कुछ है ही नहीं। ये समझो, टेट्राहेड्रॉन सबको दिखाया मैंने, देखा है सबने? कैसा था टेट्राहेड्रॉन? ये मेरा जो फिस्ट है ये सेंट्रल मेटल है, जैसे हम लोग मीथेन बनाते थे, याद होगा? ये 2 बॉन्ड ऐसे प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होता है, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होता है, और ये टेट्राहेड्रॉन बनता है। याद है सबको? ये मतलब एक मेटल है, 1 2 3 4 लाइगेंड लगे हुए हैं, सब लोग देख पा रहे हैं? 4 लाइगेंड लगे हुए, ये इसको कोने को जब सबको ज्वाइन करो टेट्राहेड्रॉन बन गया। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ ना। एक प्लेन में ये चारों जब आ जाएंगे और एक स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ये ऐसे, ये चारों को फ्लैट रख दो ना ऐसे, स्क्रीन ऐसे स्क्रीन पे रख दो, दिख रहा है? तो एक ही प्लेन में क्या बन जाएगा? चारों एक ही प्लेन में आ जाएंगे और एक स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो बात को?
तो ये ऐसे दिखेगा। मतलब तुमने क्या किया, टेट्राहेड्रॉन का जो ऊपर का एक था ना उसको ऐसे नीचे लेके आ गए। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, मेटल और ये 4 लाइगेंड इस तरफ, ये दिख रहा है सबको, ये बना स्क्वायर प्लेनर, बोलो हाँ या ना। एक प्लेन में आ गया। कैन यू ऑल अप्रिशिएट दिस? पहले ये समझो कि ये दोनों है क्या, फिर मैं आपको वो समझाऊंगा कि कैसे बन रहे हैं, है ना। टेट्राहेड्रल तो आप लोगों को आता ही है, मीथेन जैसा ही दिखेगा वो तो। ये तुम्हारा टेट्राहेड्रॉन है कि नहीं, है ना, ये टेट्राहेड्रॉन हो गया। और ऑक्टाहेड्रॉन भी सबको आता है। ऑक्टाहेड्रॉन में क्या होता था, मेटल है, 4 लाइगेंड जो है वो प्लेन में है ना, 4 लाइगेंड कहाँ है, प्लेन में, एक ऊपर है और एक नीचे, और इसको सबको ज्वाइन करोगे तो ऊपर एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, नीचे एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। ऐसा बनता था ऑक्टाहेड्रॉन। कैन यू ऑल अप्रिशिएट दिस? याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब ज्योमेट्री की बात करते हैं ना, तो है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि शेप वेब बनाओ, 3D वीडी ये सब बनाओ, बट अपन सिंप्लीफाई करके ऐसा कर लेते कि ML6 में ये, ML4 में ये, बात खत्म, है ना। अब कहां पर क्या बनने वाला है और क्यों बनने वाला है, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि आपको मैंने ये एग्जांपल, को एक एग्जांपल ले लो, निकल वाला, जैसे आप अभी एग्जांपल दिया था ना, कौन सा है निकल का, यही ले लो ना, पहला ही एग्जांपल ले लो। चलो, NiCN4 2- दिख रहा है सबको, NiCN4 2- या फिर CuNH3 4 times 2+, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो जरा इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, जरा उसके बारे में बात करते हैं, तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे। क्या था, NiCN4 times 2-। सेम लॉजिक लगाओ जो VBT में सिखाया था आप लोगों को। निकल था 28, 3D8, 4s2, 4p अभी भी खाली पड़ा हुआ है, तो यहां पर ये 4p है, ऐसे खाली है। 4s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3D में कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड है। क्या साइनाइड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है? यस। क्या यहां पर निकल आयन के फॉर्म में था कि न्यूट्रल के फॉर्म में था? निकल क्या है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, यहां पर कितना है, 2+, यानी कि वो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, बरोबर। साइनाइड क्या कराएगा, साइनाइड क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग यहां पे हो गई। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या खाली पड़ा है बच्चों, एक D, एक S और 2 P, तो 4 साइनाइड यहां पे आ गए, बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात? यस। तो ये क्या बना, ये बना DsP2। सबको समझ में आया, ये इजी हो गया। टेट्राहेड्रल मतलब सॉरी ML4 कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर प्लेनर बन गया, ये DsP2 बन गया। अभी यही निकल अगर क्लोरीन के साथ होता, यही सेम टू सेम निकल अगर किसके साथ होता, किसके साथ होता, क्लोरीन के साथ होता, और 2- चार्ज होता, चार्ज सेम, निकल सेम, सब कुछ सेम, बस अभी क्या ये वीक फील्ड लाइगेंड है, क्या ये वीक फील्ड लाइगेंड, तो क्या है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। बात समझ में आई सब गधे बच्चों को, बोलो हाँ या ना। अभी एकदम क्लियर हुआ, 6 7 और 8। यस। 4s में क्या था, 2 थे, 4s में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे। फिर 4p में क्या था, खाली पड़े थे। आप बोलोगे ठीक है, ओके, 4s में 2 थे, 4p में खाली पड़े हुए थे। लेकिन जब ये निकल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये 2s यहां पे से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, बरोबर। क्या क्लोरीन पेयरिंग कराने वाला है, बोलो हाँ या ना, नहीं कराने वाला, ठीक है। तो इसके पास एक S खाली है और ये 3p खाली है, तो क्या इसने sp3 बनाया, तो क्या ये टेट्राहेड्रल बना, गया दिमाग में? बच्चा लोग बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? बहुत आसान वर्जन है ज्योमेट्री को समझने के लिए। यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने किस तरह से समझाया, जरा इसको देख लेना। अगेन आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दिस, आई डोंट वांट यू टू सिट एंड मेमोराइज एनीथिंग। हाउ दे हैव शोन इट इन द टेक्स्ट बुक, जस्ट सी। उन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहला क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का एक सेक्शन बनाया। तो क्या आप अभी कॉम्प्लेक्स देख के तुरंत बता सकते हो कि ये कौन से टाइप का है बच्चा लोग? ये ऑक्टाहेड्रल है, ये पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये किस टाइप का है, आप बाजू में लिख दो किस टाइप का, ये ML6 टाइप का है। एवरीबॉडी नोज दिस नाउ, ठीक है। और अगर आप इसको नोट करेंगे, स्टेप्स को नोट करेंगे,
तो मैंने जो VBT में आपको स्टेप्स लिखा है उन्होंने ठीक उसी तरह लिखे कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, फिर बॉक्स डायग्राम बनाया, फिर नंबर ऑफ लाइगेंड्स देखे, फिर लो स्पिन है कि हाई स्पिन है ये बताया, है ना, बिकॉज सारे पैड हैं तो लो स्पिन है, अगर अनपैड होते तो हाई स्पिन होते, फिर डायमैग्नेटिक है कि नहीं, फिर हाइब्रिडाइजेशन, एवरीथिंग दे हैव शोन एज इट इज, राइट, है ना बच्चों। तो उस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा आपको बना के दिखाया है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस, इसको रीड कर लो और इसको आप क्या करो कि एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लो, इसको राइट एंड प्रैक्टिस कर लो आपके थियरी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट द सेम एग्जैक्ट वर्ड्स। मैंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन की थी ना, ये आप इस तरह से कर सकते हो, माइनर चेंजेस आर देयर, दैट इज फाइन, nobody expects you to write the exact words, just make sure that you put all the points. Is that clear? Yes. उसके बाद आता है हमारा COF6 3-, अगेन VBT के हिसाब से है, बट यहां पर क्या है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इतना तो अगेन कुछ जो स्मार्ट बच्चे हो तो दिमाग तुरंत ही लगा लेंगे ये कि भाई F6 ये वीक लाइगेंड है, फ्लोरीन वीक लाइगेंड है तो हाई स्पिन, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो हाई स्पिन निकलेगा। और ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था अमोनिया, NH3 जो था ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था अमीन, तो इसलिए ये क्या करेगा, सबकी पेयरिंग कराएगा तो लो स्पिन हो रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसमें कोई रॉकेट साइंस है? और आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इनको छोड़ के बाकी आप वीक बोल सकते हो। ओके, तो COF6 में आपको पता है अच्छा हाई स्पिन बनेगा, ऑल दैट नॉनसेंस इज वेरी ऑब्वियस नाउ वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, एक्साइटेड स्टेट बना दिया CO3+ का। 6 फ्लोराइड के लाइगेंड कहाँ जाएंगे, आउटर में जाएंगे कि इनर में जाएंगे? जब अंदर पेयरिंग नहीं हो रही तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, आउटर में जाना पड़ेगा, तो आउटर बन गया। तो sp3d2 बनेगा कि d2sp3 बनेगा? sp3d2 बनेगा, राइट। 6 लाइगेंड है, 12 उसका क्या बोलते हैं 12 इलेक्ट्रॉन वो देंगे और पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अनपेड आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रही हैं, अनपेड है 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाला है, बट मैंने आपको वो भी सिखा दिया, याद होगा सब बच्चों को। √n × n+2, यहाँ पे 4 है, 4 वैल्यू है n की, तो क्या आ जाएगा 4 × 6 यानी कि 24, मतलब 4.9 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा म्यू। इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा वो आपको। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चा लोग, सब लोगों को? वेरी गुड। ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, NiCl4 2-, है ना। यहां पर अगेन टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि वीक लाइगेंड है, वीक लाइगेंड है तो उसको sp3 बनाने का मौका मिलेगा। आई हैव एक्सप्लेन द एग्जैक्ट सेम एग्जांपल इन द एग्जैक्ट सेम मैनर, यस और नो। ये सारे लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना जरूर, ठीक है। आपको रियलाइज होगा कि चैप्टर ऐसे देखने में बड़ा है बट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सिंपल है। तो आपका sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बन गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कैसा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? 2 ही है ना, कितने दिख रहे हैं? 2 ही है। यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है शायद ये लोग ने, 4 नहीं, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जहां तक मुझे दिख रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक है, 4 नहीं है, प्लीज उसको चेंज कर लेना, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक मिलेगी, कई बार टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग एरर्स होते हैं, पता है आप लोगों को। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चा लोग, यस I think so. Yeah, there are 2 only. How come they have written 3d8 1 2 3 4 5 6? Yes, there are 2. I don't know why they've written 4. Anyway, please change that. Then you have the square planar complex NiCN4. यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड था तो उसने पेयरिंग करा दी, पेयरिंग करा दी तो उसको क्या मौका मिल गया, DsP2, ऐसे 4 जगह पे ये आ गया। ये भी मैंने आपको एग्जांपल एज इट इज उठा के दिया है, तो ये आपका बन जाता है कौन सा, DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनार लाइगेंड। आप देखेंगे उन्होंने आपको sp2d का एग्जांपल एक भी नहीं दिया है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि ये बहुत ही रेयर आपके एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर वो MCQs में समझो जेई के क्वेश्चंस वगैरह में आए तो अपन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वील स्टे अवे फ्रॉम दैट बिकॉज दैट इज एक्सेप्शनल एंड इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन, सो डोंट डू दैट। As far as your basic entrance level and theory level exams and all are concerned, DsP2 is more than enough. I hope this is clear to all. Yes बच्चा लोग, perfect, perfect. अब आगे बात करते हैं limitations of VBT की, limitations of VBT.
वीबीटी का क्या था, वीबीटी में एक चीज इन्होंने गलत क्या लिखी है, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन और लो स्पिन। बताया ना, हाई स्पिन लो स्पिन पता चलता है ना वीबीटी से। हाँ, वो ये है कि कई बार वीबीटी से कुछ, जैसे कि वही sp2d का मैंने एग्जांपल दिया, एक दो एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर निकल के आते हैं जहां पे थोड़ा गलत हो जाता है, जो हमारी प्रेडिक्शन है कभी कभी गलत हो सकती है, वो एक अलग बात। बट 99% ऑफ द केसेस वो हाई स्पिन लो स्पिन भी बता देता है। बट आप लोग को टेक्स्ट बुक में लिखा है तो लिखना पड़ेगा थियरी पेपर में, अगर वो आपको लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी के SAQ यानी कि 2 मार्क के लिए आपको शॉर्ट आंसर पूछता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड ये नहीं बता पाता। देखो यार, वो ये आपसे कहना चाह रहा है, पहले पॉइंट को समझो वो क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि यार हाई स्पिन लो स्पिन वो नहीं बता सकता। आप बोलोगे सर आपने तो एक्सप्लेन किया, बट वो इसलिए ना क्योंकि मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पहले ही बता दिए, कौन से वाले स्ट्रॉन्ग है कौन से वाले वीक है। और डिड आई मेंशन क्लियरली कि स्ट्रॉन्ग और वीक तो एक्चुअली हम लोगों को क्रिस्टल फील्ड थियरी में समझ में आते हैं, जो अगली थियरी है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बट एक्चुअली वीबीटी ने ये नहीं बताया ना कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग है या कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है या क्लोरीन और फ्लोरीन वीक है, ये नहीं बताया था वीबीटी ने, इसलिए उन्होंने वो पॉइंट लिखा है। ये पॉइंट समझ में आया सबको? इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे कि भाई नहीं, वो हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बता पाएगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड CFT देन वो बता पाता है। ओके, देन इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जरा ये कॉन्सेप्ट को समझना बच्चा लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे के सारे जो भी हमने कंपाउंड्स पढ़े, उसमें जो सेंट्रल मेटल है वो कौन से ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का मेटल है? सारे डी ब्लॉक के मेटल है, ये तो प्रूव करके दिखाया मैंने, है ना। और डी ब्लॉक के मेटल्स की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, कि वो कलर्ड कंपाउंड्स ही बनाएंगे। तो क्या हम ऐसा भी कन्विंसिंगली बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कलर्ड ही होने चाहिए, क्योंकि वो डी ब्लॉक के मेटल्स के कंपाउंड्स हैं। और आप पूछोगे कि सर इसका प्रूफ कहां है, तो भाई दुनिया में कितने डी ब्लॉक के कंपाउंड आप पढ़ते हो, CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू कलर सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट मैंगनीज का है मैजेंटा कलर सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर सॉल्यूशन, आयन के सॉल्ट्स रेड कलर, आयन ऑक्साइड है ना, रेड कलर सॉल्यूशन, क्यूप्रस ऑक्साइड मैंने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया आप लोगों को, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन सा, फेलिंग्स टेस्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर, ब्रिक रेड सॉल्यूशन, है ना। तो आप देखेंगे कि क्यूप्रिक ब्लू था, क्यूप्रस रेड था बाय द वे। तो हर डी ब्लॉक का जो मेटल है वो कहीं ना कहीं कलर्ड कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, और ये कलर कौन सा होगा और कैसे बनेगा ये वीबीटी नहीं समझा पा रहा है। बात गई दिमाग में? अगर मुझे कलर प्रिडिक्ट करना है और कलर कौन सा होगा ये प्रिडिक्ट करना है, और वो कलर कैसे बना ये प्रिडिक्ट करना है, वीबीटी ये नहीं बता पा रहा। इसके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगेगी आगे। ओके, और तीसरा, जो स्ट्रक्चर हम प्रिडिक्ट करते थे वो कभी कभी नेसेसरीली मैच नहीं होता था उन चीजों से जो हम एक्सपेरिमेंटली ढूंढते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आके ये बोलूं कि अच्छा NiCl4 इसका स्ट्रक्चर बता दो, या CONH3 6 टाइम्स का स्ट्रक्चर बता दो, तो आप बोल सकते थे अच्छा कि सर ये ज्योमेट्री, मतलब व्हेन आई से स्ट्रक्चर आई मीन ज्योमेट्री, हाँ, कि भाई अच्छा टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल, आप बता देते थे। बट कभी कभी ऐसा निकल के आता था कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनकी हमने प्रिडिक्शन तो वीबीटी से की, बट जब रियलिटी में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए तो उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही निकला। तो वो भी एक वीबीटी की क्या है, लिमिटेशन है। क्या ये बात गई दिमाग में? और इन सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारी सबसे आखिरी थियरी आई, जो है क्रिस्टल फील्ड थियरी। कौन सी थियरी आई बच्चों? क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी करने के पहले आपको मैं एक चीज बता दूं बहुत क्लियरली। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को क्रिस्टल फील्ड थियरी ना समझे, ठीक है, उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। क्रिस्टल फील्ड थियरी अपने आप में काफी रीसेंट है, काफी मॉडर्न है, काफी नई है। जैसे वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी थी ना, वो बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाते थे अपन, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, याद होगा। और वो थियरी काफी रीसेंट, जितनी रीसेंट थियरी है उसमें क्या होता है, अभी भी मॉडिफिकेशंस चल रहे हैं, और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपके लेवल पे, आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक या आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कभी कभार नहीं दी होती। तो जनरली तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप मुझे डाउट पूछो और मैं आपको बोलूं नहीं इसका आंसर नहीं है हमारे पास।
बट इस क्रिस्टल फील्ड थियरी में एक दो ऐसी चीजें हैं, हो सकता है कि जिनका कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन अभी तक 100% लोगों के पास नहीं है। मतलब मेरे पास नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं, राइट? जहां पर हमने वीबीटी से कुछ प्रिडिक्ट किया, फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी उसको समझा पा रही है, बट नॉट विद 100% कन्विक्शन, ठीक है ना? तो उसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके लेवल पे आपको जितना पढ़ना है उतना डिफाइंड है अच्छे से, और आपको उतना ही समझना है। तो इसमें पीएचडी करने मत घुसना क्रिस्टल फील्ड थियरी में, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ठीक है? बाकी जितनी आपको थियरीज है उसमें घुसना है, आप घुसो, अच्छी बात है, बट सीएफटी में पूरा पीएचडी करने मत घुस जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। विद दैट इन माइंड, लेट्स स्टडी व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। एक एक वर्ड को उठाओ। क्रिस्टल थियरी तो ऑब्वियसली थियरी है, क्रिस्टल फील्ड क्या मतलब, क्या है इसका? वो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो अजम्पशन है, हमारा, अब यहां से बहुत ध्यान से सुनना इस कहानी को बच्चों, हमारा जो अजम्पशन है डी ब्लॉक के, यानी कि डी सब शेल के ऑर्बिटल्स को लेके, वो अजम्पशन ये है कि डी सब शेल के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो पांचों एक जैसे हैं, सबकी एनर्जी सेम है, और सबका लगभग जो ओवरऑल शेप एंड साइज एंड एवरीथिंग है वो सेम है। क्या ये बात सही है? क्या हमने ये पढ़ा है बेसिक्स में? यस और नो? क्या हमने हमेशा ये पढ़ा है कि पी सबशेल के तीनों ऑर्बिटल एक जैसे हैं एनर्जी में, डी सबशेल के सारे ऑर्बिटल एक जैसे हैं एनर्जी में? ये पढ़ा है ना हमने? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैंने एक वर्ड बोला था उसके लिए, डिजेनरेट, याद करना। क्या वर्ड बोला था 11th में आप लोगों को? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ये वर्ड सिखाया था। तो पहला जो ये अजम्पशन है, यहां से शुरुआत करो। क्रिस्टल फील्ड थियरी बोलती है बॉस ना, 5 ऑर्बिटल है ना डी के, वो एक जैसे नहीं है। ये पहला पॉइंट। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कि डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स क्या हम सारे के सारे एक जैसे हैं? ना। तुम्हारे घर में अगर 5 रूम है तो 5 रूम एक जैसे क्या? तुम्हारा लिविंग रूम और बाथरूम एक साइज का है? नहीं। वो तो हम हमेशा बोलते हैं ना ऐसा, हमेशा ड्रॉ करते वक्त मैं आपको क्या बताता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, अच्छा ये रहा डी सब शेल और ये रहे 5 डब्बे एक जैसे, हमेशा बताता हूं ना ऐसा। बट क्रिस्टल फील्ड थियरी शुरुआत ही इससे करती कि भाई पहले ये गलत चीज जो तुम पढ़ रहे हो उसको बंद करो। और बच्चे यहीं से मेरे को सवाल करना शुरू कर देंगे, सर मतलब इसका मतलब अभी तक जो आप पढ़ा रहे थे वो गलत था? नहीं भाई, वो गलत नहीं था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में क्रिस्टल फील्ड थियरी ये बोलते हैं कि फर्स्ट अजम्पशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी और फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी इज दैट all 5d orbitals cannot be called as the exact same। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भले उनकी एनर्जी लगभग सेम है बट उनका बिहेवियर सेम नहीं है। अच्छा ओके, सेम नहीं है तो फिर फर्क क्या है सर, ये बताओ। अगला सवाल ये आएगा लॉजिकली, अगला पॉइंट ये आना चाहिए ना। आपने बोल दिया सेम नहीं है, ओके, उनके बीच का डिफरेंस समझाओ। तो डिफरेंस समझते हैं। वो बोलता है कि पहले तुम्हारी अजम्पशन थी कि भाई डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है वो एग्जैक्टली कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। पर अब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो डिवाइडेड हैं इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 and 2। किस में डिवाइडेड है? इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 and 2, मतलब तीन अलग और 2 अलग, ऐसा डिवाइड किया है। आप बोलोगे 3 अलग और 2 अलग कैसा डिवाइड, क्यों किया है भाई डिवाइड? तो उसके लिए जरा मैं आपको लेके चलता हूं बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, और वहां पर मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था इस तरह का बच्चों, कि डी के जो सबशेल हैं, एक XY है, एक YZ है, एक ZX है, याद आ रहा है सबको ये? और एक x² माइनस y² हम ऐसा बोलते थे, मतलब पढ़ते वक्त x² माइनस y² या x² y² बोलते थे, और एक अजीब सा था Z², याद होगा? यस। तो शेप्स पे जरा फोकस करना बच्चा लोग। डबल डंबल शेप होता है, डी के ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डंबल, ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल, समझ रहे हो बात को? ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल, अब बोलोगे ठीक है। यहां पर भी एक डंबल, दूसरा डंबल, एक डंबल, दूसरा डंबल, ठीक है। और यहां पर एक पूरा ये ऐसा लोब, और दूसरा कैसा था लोब उसके आजू बाजू? डोनट शेप का था। कैसा था? डोनट शेप का।
अब हर एक का मैं नाम लिखता हूं, पहले ये बहुत बेसिक चीज है, इसको रिवाइज करो, सीखो। हर एक का नाम लिखता हूं, डी एक्स वाई, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका नाम है डी वाई जेड, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये डी जेड एक्स, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ये डी जेड स्क्वायर, जहां पर ये जो सीधा वाला ये सीधा सीधा जेड एक्सिस है। पहला तो ये क्लियर करो। अब सब शेप्स को देख के आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये चारों का 1 2 3 4 का शेप तो सेम है, डबल डम्बल है, इसका शेप डोनट है। ठीक है, आप बोलोगे ओके, शेप समझ में आ गया। बट एक फर्क को जरा नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क को नोट करना बच्चों। ये जो लोब है, पहले 3 जो ऊपर 3 मैंने बनाए ना, उनके जो लोब्स हैं, दे आर नॉट अलोंग द एक्सिस, दे आर बिटवीन द एक्सिस एट 45 डिग्री एंगल टू द एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? एवरीबडी नोट करो स्ट्रक्चर को, आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। द लोब्स आर वेयर? अलोंग द एक्सिस नहीं है, 45 डिग्री एंगल, मतलब बिटवीन द एक्सिस है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑर्बिटल का जो लोब्स है वो कहां है बच्चा पार्टी? वो बिटवीन द एक्सिस है। क्लियर हुआ? इजी। चौथे वाले का अलोंग द एक्सिस है, चौथे वाले का क्या है? अलोंग द एक्सिस है। पांचवें वाले का भी अलोंग द एक्सिस है, देख पा रहे हो? पांचवें वाले का भी अलोंग द एक्सिस है। क्या ये बात से आप लोग क्लियर हुए? तो 2 सेट में क्यों डिवाइड किया, समझ में आया? एक बिटवीन द एक्सिस वाला सेट है और एक अलोंग द एक्सिस वाला सेट है। क्लैरिटी? यस और नो? सिंपल। जरा अप्रिशिएट करो कि ये 3 एक्सिस आपके हैं, तो ये जो मार्कर, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ये अलोंग द एक्सिस हो गया और ये बिटवीन द एक्सिस का जगह हो गया। इलेक्ट्रॉन कहां है? लोब में है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर है? लोब के अंदर है कि लोब के बाहर है? लोब के अंदर है, कॉमन सेंस। इलेक्ट्रॉन तो इधर है ना, इलेक्ट्रॉन तो इधर है ना, है कि नहीं बच्चा पार्टी? यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन, ऐसा है ना इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे हाँ सही बात है, अनपेयर्ड है तो सिंगल सिंगल रहेगा, पेयर्ड है तो डबल डबल रहेगा, जो भी है। इलेक्ट्रॉन कहां है? लोब के अंदर है। ठीक है, लाइगेंड आने वाला ये, अच्छा ये तुम्हारे, ये मैंने किसका, ये किसके डी ऑर्बिटल बनाए? बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहा हूं। किसके? सेंट्रल मेटल के बनाए ना डी ऑर्बिटल। किसके बनाए? सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल बनाए। इसके पास खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास क्या है? खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जरा इमेजिन करना, मैंने ये तुमको 2 एक्सिस दिखा रहा हूं, कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा रहा हूं, और इसके यहां पे लोब है ये एट 45 डिग्री एंगल। कैन यू ऑल अप्रिशिएट दिस? प्रैक्टिकली लोब है एट 45 डिग्री एंगल। मैं तुमको कौन सा दिखा रहा हूं? पहला वाला, पहले वाले डायग्राम पे फोकस करो, एक्स वाई वाला। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चा लोग, और ये तुम्हारा लोब है। समझ में आ रहा है? इस लोब के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो? लोब के अंदर क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब लाइगेंड जो है वो अप्रोच करना चाहता है। लाइगेंड क्या करना चाहता है? अप्रोच। लाइगेंड आके इसको अटैच करना चाहता है। अब समझो फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको शॉक चढ़ा, मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाऊं। क्या शॉक चढ़ा? कौन सा शॉक चढ़ा इसको? मैं कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाऊं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने का इसको मन किया। तो ये बोलता है एक, ये कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 जगह पे लाइगेंड लगाओ। क्या बोलता है? ये 4 कोने पे लाके लाइगेंड लगाओ। तो लाइगेंड का अप्रोच कहां से है? अलोंग द एक्सिस है। लाइगेंड का अप्रोच किधर से? बोलो, इमेजिन, लाइगेंड का अप्रोच किधर से है? अलोंग द एक्सिस है। बोलो हाँ या ना? तुम्हारा लोब किधर है? बिटवीन द एक्सिस है। क्या लोब का इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अड़ाएंगे क्या? नहीं। अगर तुम्हारा लोब अलोंग द एक्सिस होता और लाइगेंड भी अलोंग द एक्सिस आता, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते, झगड़ा होता। बोलो हाँ या ना? हो सकता। झगड़ा मतलब रिपल्शन, होता कि नहीं होता? तो जब अलोंग द लोब्स वाले हैं ना, तो जब लाइगेंड अलोंग द लोब्स आने की कोशिश कर रहा है, तब क्या होता है? रिपल्शन हो जाता है। तो थोड़ी एनर्जी बढ़, जब रिपल्शन होता है एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसलिए एक अलग सेट बन जाता है अलोंग द लोब्स वालों का, और बिटवीन द लोब्स वालों का अलग सेट बन जाता है, क्योंकि वो ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं करते। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? क्या यू कैन,
कैन यू ऑल इमेजिन द पिक्चर ऑफ हाउ इट मस्ट बी हैपनिंग? फिर से मेरी बात को सुनना। लाइगेंड का अप्रोच कैसा है बच्चों? अलोंग द एक्सिस। और लोब्स में तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो बिटवीन द एक्सिस या तो अलोंग द एक्सिस, करेक्ट? तो इसीलिए लोब्स जो हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं, उनको दो वैरायटी या दो क्लास या दो टाइप में मैंने डिवाइड कर दिया। क्लैरिटी? यस और? तो सीएफटी समझने के पहले हमने एक अच्छा अजम्पशन तो सीख लिया कि भाई ऑर्बिटल्स कहां होते हैं, कैसे होते हैं, ये थोड़ा रिवीजन था। अब अजम्पशंस की बात करते हैं। व्हाट आर दी अजम्पशंस? आपको याद होगा तो मैंने सीएफटी की शुरुआत में ही बोला देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, याद है ना? ठीक है, तो पहला अजम्पशन है दैट ऑल लाइगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। फिजिक्स में आप पढ़ते हो पॉइंट चार्ज, आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, या है ना, कि a point charge is brought from infinite distance towards the magnetic field, the work done, है ना, वो वाला। ठीक है, नहीं, आई एम जस्ट शोइंग ऑफ कि मेरे को फिजिक्स आता है और कुछ नहीं। हाँ, सो लाइगेंड्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे? पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करेंगे, बिकॉज यू विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी चार्ज और चार्ज के रिपल्शन की या अट्रैक्शन की आप बात करने वाले हो। ठीक है, तो जो मेटल आयन है और लाइगेंड है उसके बीच में तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। यह बात भी समझना जरूरी है, कुछ बच्चे यहां पर भी गड़बड़ करते हैं, तो बेसिक क्लियर कर लो। जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वो मेटल के अंदर के जो ऑर्बिटल्स है उन्हीं का हो रहा है ना। मेटल के एस पी डी जिनको मिक्स करना है, क्या लाइगेंड का कोई ऑर्बिटल मिक्स हुआ क्या? नहीं, मेटल ने पूरी जगह बना दी, सारे मिक्सिंग करके सब रेडी कर दिया। मैंने कहानी सुनाई थी ना, आप मेरे घर पे रहने आए हो, मैंने जगह खाली की, फिर मैं आपको बोलूंगा ना आइए अपना सामान लेके सेटल हो जाइए। तो लाइगेंड को पहले वो मिक्सिंग कर लेता है ना, तो इसलिए आप समझे उसने क्या लिखा है, देयर आर नो ऑर्बिटल इंटरेक्शंस बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड। मतलब मेटल आपस में अपने ऑर्बिटल सॉर्ट कर लेगा, फिर लाइगेंड को बुलाएगा। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ या ना। यस, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि भाई वो मेटल आयन है, सीधी बात है, और वो अपने खुद के ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन जो करनी है करेगा, लेकिन लाइगेंड और मेटल के ऑर्बिटल्स आपस में नहीं मिलने वाले, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है यहां पे, समझे? ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, वो कब? जब हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो चुकी होगी तब वो आएंगे। जब वो अप्रोच कर रहे हैं तब की बात क्या है, देखो। जब आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन है, क्या है? आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन है, 5d ऑर्बिटल कैसे हैं? दे हैव द सेम एनर्जी, और मैंने वर्ड क्या यूज किया था, याद है? फिर से आया वो वर्ड, क्या वर्ड है? दे आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब दे हैव द सेम एनर्जी। क्लियर? पर जब लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे, मैंने मेरी कहानी में यही कहा ना, क्या कहा? लाइगेंड अप्रोच करेंगे, दे क्रिएट अ फील्ड। अब आप लोग फिजिक्स से इसको रिलेट करो। फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते हो आप लोग, जिसका नाम है, I don't know how to pronounce, or I don't know how y'all pronounce this. Oysters experiment, I think. Oysters experiment करते हो आप लोग। एक रॉड है, पेपर है, रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डाला तो आयन फाइलिंग्स ऐसे गोल गोल आ गई कंसेंट्रिक सर्कल में, है ना? फील्ड बनती, उससे आपको क्या पता चलता है? फील्ड बनी। तो यहां पर भी क्या हो भाई, चार्जेस है ना, चार्जेस क्या करेंगे? फील्ड बनाएंगे। बोलोगे ठीक है। If it is symmetrical, if the field is symmetrical, then degeneracy is intact. अगर पूरा फील्ड एकदम सिमेट्रिकल है तो इससे तो ये प्रूव होता कि d ऑर्बिटल्स कैसे सारे एक जैसे। बट रियलिटी क्या है? यूजुअली द फील्ड इज नॉट सिमेट्रिकल, मतलब कि डीजेनरेसी मेंटेन्ड नहीं है। जैसे ही लाइगेंड ने अप्रोच किया, क्या हुआ? सेट बन गए। कैसे सेट बन गए? 2 सेट्स बन गए डी ऑर्बिटल्स के। क्या यही सेम कहानी मैंने आपको हिंदी में समझाई? बोलो हाँ या ना। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। क्या बोलता है? यूजुअली द फील्ड क्रिएटेड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज नॉट सिमेट्रिकल, द डीजेनरेसी इज डिस्ट्रॉयड, द डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। कौन से 2 सेट? क्या मैंने ये 2 सेट यहां पर आपको ड्रॉ करके प्यार से ब्यूटीफुली दिखाए? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक सेट बन गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दूसरा सेट बन गया। अब जा रहा है दिमाग में? अच्छे से जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इन 2 सेट का नाम रखा गया। 2 सेट का क्या नाम रखा गया? एक सेट का नाम था T2G,
मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल है, उनका नाम है टीटू जी। क्या नाम है? पार्ले जी के छोटे भाई हैं ये टीटू जी। ठीक है, एक सेट का नाम है टीटू जी। बच्चे कई बार अजीब से सवाल लेके आते हैं, सर ये टीटू जी का मतलब क्या है? सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता, झूठ क्यों बोलूं। मैं उसको टीटू जी बोलता हूं, मैंने कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि टीटू जी का मीनिंग क्या है, भाड़ में गया। इतना याद रखो, टीटू जी सेट में 3 है। टीटू जी सेट में क्या है? 3। और दूसरा सेट जो था, दूसरा सेट कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वाला, उसका नाम है इजी। क्या नाम है? क्या ये याद करना इजी है? बैड जोक। हाँ, मेरे जोक्स आजकल कपिल शर्मा टाइप के हो गए, नहीं गंदे वाले। हाँ, टी टू जी कौन सा है बच्चों? 3 का सेट कौन सा है? टी टू जी। और 2 का सेट कौन सा है? ई जी। तो यहां मैं नाम लिख देता हूं, ये जो सेट है आपका, ये टी टू जी का सेट है। टी टू जी को ध्यान से देखना, टी ऊपर है, फिर 2 है, फिर जी है। ये पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है इन लोगों ने, ठीक है, बट याद करने में आसानी है। जिसमें 3 है उसमें टी टू जी है, टी टी ऐसा याद रखना, ओके। और जिसमें 2 है वो कौन सा बच्चों? ई जी। ई जी। तो ये 2 सेट बन गए, ठीक है। अब इनकी एनर्जी अलग है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आज तक सही बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे यह भी पूछा कि सर फील्ड समझ में आई, एनर्जी डिफरेंस समझ में आया, स्प्लिटिंग समझ में आई, क्रिस्टल कहां से आ गया? क्रिस्टल कहां से आ गया? तो क्रिस्टल उन्होंने अपने मन से डाल दिया। समझे कि नहीं समझे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब कि 2 सेट ऑफ एनर्जी बना दी, तो उन्होंने बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। एक पैरामीटर डिफाइन किया उन्होंने, जिसको उन्होंने बोला कि भाई सेपरेशन है ये एनर्जीज का, ये डिफरेंस है। और जैसे मैंने आपको बोला कि इसको हम लोग पॉपुलर भाषा में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस ऐसा कहते हैं। तो आप जब खास करके अगर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको CFSE ऐसा मिलेगा। क्या मतलब होता है उसका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये लिख के रखना बच्चों, ओके। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है लैम्डा ओ, सॉरी डेल्टा ओ, नॉट लैम्डा ओ। इसका सिंबल क्या है? डेल्टा, कैपिटल डेल्टा ओ, वेयर ओ मींस व्हाट? ओ मींस ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या रहेगा? डेल्टा टी, कॉमन सेंस, ठीक है ना। यहां पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको डेल्टा ओ दे दिया है। यहां तक आई होप सब बच्चों को बातें क्लियरली समझ में आई हैं, ठीक है। बहुत आसान नहीं है, बट आई एम श्योर अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि भाई अच्छा सर स्प्लिटिंग हो गई, यस, अप्रोच हुआ, स्प्लिटिंग हुई, अच्छा डिफरेंस भी आया, कितना डिफरेंस आया? ये अगला सवाल। तो डिफरेंस विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड। मैंने ये बात भी आपको कही, आई विल रिपीट इट अगेन। स्ट्रॉन्ग वाले ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वीक वाले थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, है कि नहीं? तो जो डेल्टा ओ का स्ट्रेंथ जो है, वैल्यू है, that will depend on the strength of the ligands, and that is why ligands are classified as strong field and weak field ligands. strong field ligand यहां से उठा के वहां पे अप्लाई किया वीबीटी में, समझे बात को? अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन से है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना ध्यान से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स वो है बच्चों जिसमें डोनर एटम है कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कौन से हैं? जहां पर डोनर एटम्स कौन से बच्चों? CNP। मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत इजी है ये याद रखना, क्योंकि तुम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC नाम का एक चैप्टर करते हो। PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, इजी, बचकांड, पपलू, यस और नो। मैथ्स पढ़ते हो तो तुमको पता ही है। तो इससे क्या पता चला? साइनाइड, फिर उसका भाई आइसोसाइनाइड, फिर कार्बोनिल, फिर अमोनिया, फिर EDTA, इथिलीन डायमाइन, ये सारे कौन से हो गए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो गए। तुम्हारे सिलेबस में तुमको सारे क्वेश्चन किस पे आने वाले हैं? या तो साइनाइड पे, या कार्बोनिल पे, या अमोनिया पे, या इथिलीन डायमाइन पे। मैंने ये 4 तुमको नाम ऊपर यहां पर लिख के दे दिए हैं, ध्यान में रख लेना, देख लो। यस, क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है? होप सब बच्चों को, किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए, है तो पूछ लो।
बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया। तो 10 ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इथिलीन डायमाइन की स्पेलिंग गलत है भाई, प्लीज चेंज कर लो, ये नहीं सुधरेंगे टेक्स्ट बुक वाले। इथिलीन डायमाइन होना चाहिए, अमीन नहीं। ओके, दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग। एक चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये लिख दिया इन्होंने कि कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है नहीं बताया। फिर से कह रहा हूं, कुछ चीजें इसमें हैं इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो आपको एकदम घुस के नहीं बता, मैं भी नहीं बताने वाला, मतलब इसका रीजन हमें पता है बट नॉट नेसेसरी टू स्टडी, फॉरगेट। जस्ट रिमेंबर कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस अगर डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, खत्म। ठीक है, क्यों है क्या है, डोंट गो इनटू। एक थियरी को लेकर उस पर पीएचडी नहीं करनी, इतना टाइम नहीं है आपके पास। इज दैट क्लियर? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है? स्ट्रॉन्ग फील्ड इसलिए बिकॉज दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स एंड पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज फेवर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग वाले क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। स्ट्रॉन्ग वाले क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं। तुम्हारे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग एडजस्ट करो, हम तुम्हारे एसी वाले रूम में रहेंगे। ये कहानी मैंने कल सुनाई थी, याद होगा। ठीक है, तो इनकी जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दे टेंड टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि भाई सारी पेयरिंग करा दी तो बचा ही नहीं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनके कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे बच्चा लोग, लो स्पिन वाले बनेंगे। और उल्टा पढ़ लो तो उल्टा क्या है कि भाई वीक फील्ड वाले क्या करने वाले हैं, जिसमें हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये हैं। अच्छा, और एक चीज इसमें बच्चे ओवर दिमाग लगाते हैं, तुम लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हो इसमें। सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं सर, बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुछ बच्चे डेढ़ छाने ऐसा सोच रहे होंगे, मेरे को मालूम है। ठीक है, कि सर फ्लोरीन क्लोरीन मतलब हैलोजन तो सर ओहो भयंकर, मतलब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सर वो वीक कैसे हैं तुमको नहीं जानना है, क्यों है कैसे है नहीं जानना, छोड़ दो। तुम सिर्फ याद कर लो कि भाई जो सी एन और पी वाले हैं वो स्ट्रांग है और बाकी सारे वीक है, इतना ध्यान में रख लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पीएचडी मत करो इस पे। ओके, वैसे मैं रेयरली कभी बोलता हूं आप लोगों को कि इसका सवाल मत करो, हार्डली, शायद मैंने पूरे कभी नहीं बोला होगा, बट यहां पर बोल रहा हूं। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट ओवरली कंफ्यूज विथ स्टूपिड थिंग्स। ठीक है, तो फ्लोरीन हो गया या एससीएन हो गया या ऑक्सलेट हो गया या जो भी है आपके, वो सारे कैसे हैं, ये। तो इनका क्या है कि जो लैम्डा ओ का जो वैल्यू है वो छोटा है और ये पेयरिंग भी नहीं करा पाते। जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी है ना इनकी, वो अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की जो इनकी एनर्जी है वो क्या है, वो अच्छी नहीं है। ओके, सो इसमें देखो क्या बोलता है ये, इन केस ऑफ दीज लाइगेंड्स द लैम्डा, सॉरी द लैम्डा क्यों बोल रहा हूं, द डेल्टा ओ पैरामीटर इज स्मॉलर कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। क्या इससे आपके दिमाग में एक सेंटेंस सिंपल सा बन रहा होगा कि अच्छा जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ना वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते हैं, इसलिए वो ओवरकम कर सकते हैं, तो वो पेयरिंग करा पाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी वो सप्लाई कर पा रहे हैं, और ये जो वीक वाले वो क्या कर रहे हैं, उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे, इसलिए जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करा पाते। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस और नो बच्चा लोग, एवरीबॉडी? यस। तो इनको हम लोग जब ऑर्डर में लगाते हैं तो ये इस तरह से आते हैं। और फिर से मैं आपको रिपीट करके ये बात बता रहा हूं कि आप पहले 4 को याद कर लेना बच्चों, आपका बहुत भला हो जाएगा। पहले 4, और मैंने आपको पहले 4 इसी सीक्वेंस में बात बताए हैं, CO, CN, EN, NH3। यस और नो? प्लीज ये चारों को आप सारे बच्चे याद कर लेंगे। ये चारों सबसे तगड़े वाले हैं, मतलब सबसे स्ट्रांग है, ये जबरदस्ती पेयरिंग करा के ही रहेंगे, ये नहीं सुनते। ठीक है, ओके। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया, वैसे तो टेक्स्ट बुक की भाषा में देख लेते कैसे हुई स्प्लिटिंग, क्यों हुई। तो यार देखो, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में क्या होता है, सेंट्रल मेटल के आजू बाजू 6 लाइगेंड्स होते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट central metal ion is surrounded by 6 ligands. Ligands will approach along the axis. क्या ये मैंने exact same sentence बोला? MCQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने? क्या आपको ये exact sentence बोला मैंने? Ligands का अप्रोच कैसा होता है? Along the axis होता है। मैंने ऐसे एक्सिस दिखाया आपको, फिर से देख लो, एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखाया। पहले तो ये समझो कि यहाँ पे 6 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सामने, आपके स्क्रीन पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, 1 2 3 और 4, सॉरी, और ये पीछे 2 है, 5 और 6 ये रहे, है ना, 6 पॉइंट्स हैं अलोंग। तो लाइगेंड यहां से आ रहा है,
लाइगेंड कहां से आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल के जो 6 लाइगेंड है वो एक एक कोना पकड़ के आ रहे हैं, इसी रास्ते से आ रहे हैं, और तुम्हारा लोब यहां छुपा बैठा है। जो पहले 3 ऑर्बिटल थे उनके लोब यहां छुपे बैठे, तो वो इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, तो वो लो एनर्जी वाले ग्रुप में जाएंगे। बोलो हाँ या ना? जब लोब 45 डिग्री एंगल पे है, कौन सा? एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड वाला, जो पहले 3 का सेट है, T2G वाला सेट। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल में मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये यहां से आ रहे हैं, बरोबर, और तुम्हारा लोब कहां है? T2G वाला, तुम्हारा लोब यहां है 45 डिग्री पे, तो क्या वो इंटरफेरेंस करेगा? नहीं। क्या वो रिपल्शन करेगा? नहीं। तो वो लो एनर्जी में जाएगा कि हाई एनर्जी में जाएगा? लो एनर्जी में जाएगा। तो एक लो एनर्जी का सेट बन गया, और बाकी दोनों कैसे हैं? जो अलोंग द लोब्स थे वो कैसे हैं? वो रिपल्शन करेंगे, हाई एनर्जी के सेट में जाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे। समझ में आ रही बात? यस, दैट इज वाई डीजेनरेसी जो है वो खराब हो जाती है। डीजेनरेसी वो खराब हो जाती है। और उन्होंने बहुत ही टेक्स्ट बुक में, वैसे बहुत रेयर ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे ढंग के डायग्राम दिए होते हैं, ये बहुत प्यारा डायग्राम दिया है, बहुत प्यारा डायग्राम। क्या बोलता है देखो, ये जो 2 के सेट है ये हायर एनर्जी, जो बातें मैंने बोली ये देखो सेम बातें हैं। क्या बोल रहा है? हायर एनर्जी वाला 2 का सेट है। कौन सा 2 का सेट है बच्चा लोग? Z² और X² - Y² वाला। ये कौन से थे? अलोंग द एक्सिस वाले थे कि बिटवीन द एक्सिस वाले थे? बोलना। अलोंग द एक्सिस वाले थे। क्लैरिटी से गया दिमाग में, इमेजिनेशन में? बहुत बढ़िया। और ये सेट था, EG का सेट था। फिर T2G वाला जो सेट था उसने लोअर एनर्जी का सेट बनाया। क्यों? क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस थे कि अलोंग द एक्सिस थे? बिटवीन द एक्सिस थे। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, तो थोड़ा अगेन यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना। व्हाट आई विल टेल यू इज देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, एक सेट था 3/5 और एक सेट था 2/5, है ना? एक 3 का सेट, एक 2 का सेट बना बच्चों। आप बोलोगे ठीक है, 5 में से 3, 5 में से 2, 3/5 2/5 सेट समझ में आया? बोलो हाँ या ना? 3 और 2 का जो सेट बना उसका नाम क्या था? नाम क्या था बच्चों? 2 के सेट का नाम क्या था? EG। 3 के सेट का नाम क्या था? T2G। ठीक है। अब टोटल एनर्जी, क्या बोला मैंने? टोटल एनर्जी जो थी दोनों के बीच में, टोटल एनर्जी का डिफरेंस वो था डेल्टा O। उसको डिफाइन कैसे, किस सिंबल से किया था? डेल्टा O, बरोबर है? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा O सिर्फ लिखना है मुझे, तो मैं 1 लिख दूं आगे, 1 डेल्टा O। क्या ये बात समझ में आएगी आप लोग को? यस। अच्छा, अब जिन बच्चों को मैंने MOT सिखाई थी उनको जो आती है MOT, अगर आपको आती है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, तो उसमें ऐसा बोला था कि भाई ये जो ऑर्बिटल की एनर्जी है ना, तो इससे हायर एनर्जी वाला एक बनता है और लोअर एनर्जी वाला, जिसको हमने सिग्मा और सिग्मा स्टार ऐसा बोला था, है ना? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, याद होगा। अब कुछ वैसा दिमाग लगाओ कि यहां पर तुम्हारा एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन्ड है एनर्जी का, 2 उससे ऊपर एनर्जी वाले चले गए ऑर्बिटल्स और 3 उससे नीचे एनर्जी वाले आ गए। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं? 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए। तो जो डिफरेंस आया ना उसके बीच में, वो ऐसा है कि 0.6 और 0.4 आया। 0.6 और 0.4 टाइम्स ऑफ व्हाट? 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा O एंड 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एवरेज मैंने आधा माना था, 0.5 एवरेज मैंने माना था कि कहीं बीच में आएगा, ऐसा मैंने मान लिया था। अगर मुझे इस एवरेज को स्प्लिट करना है, मुझे 10 को 5-5 में स्प्लिट नहीं करना है, एक को हायर एक को लोअर करना है, तो क्या करूंगा? 6-4 करूंगा। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? अब ये जो तुमको 0.6 डेल्टा O मिला है ना, वो एक्चुअली ऐसा है, देखो, वो 3 ऑर्बिटल को डिवाइड किया, 0.2 0.2 0.2, ऐसा समझा? इसलिए वहां पे वो लोग ने 3/5 लिखा है, 3/5 ऑफ द टोटल वैल्यू। समझा? यस और नो एवरीबॉडी? 3/5 ऑफ द टोटल वैल्यू। 3/5 का वैल्यू 0.6 आता है, मालूम है ना? इतना मैच तो आता है। हाँ, ये तो बोलोगे वो भी नहीं मालूम। और 2/5 का वैल्यू क्या आता है? 0.4। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? यस और नो? यस। अब ये वैल्यूज उन्होंने क्यों डिफाइन की भाई? ये वैल्यू से आपको इजीली समझ में आएगा कि अच्छा, टोटल आ गया डेल्टा O 0.6 0.4, ये भी ठीक है,
हायर वैल्यू वाले को 0.6 दिया, यहां से जो है हायर वैल्यू ये 0.6 है और ये वाला 0.4 है, ये भी ठीक है। और डिफरेंस ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले वो टोटल 10 ही होने चाहिए, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.1 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन खत्म। यस, तो यहां पर वैल्यूज उन्होंने क्या की, सिंबल्स के हिसाब से डिफाइन कर दी। तो वैल्यूज को देख लेना। तो उन्होंने बोला डेल्टा ओ, अच्छा डेल्टा ओ को उन्होंने 10 dq चार्ज बोल दिया। क्या बोल दिया? 10 dq चार्ज बोल दिया। q इज द चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। यस, 10 dq मतलब वो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने डिफाइन कर दिया। Eg की जो ऑर्बिटल्स थे वो 0.6 डेल्टा ओ से रिपेल हो रहे थे और T2G के जो थे वो 0.4 डेल्टा ओ की एनर्जी लेके बैठे थे। अब इस पूरी रामायण, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रामायण का आप समरी क्या निकालोगे? आप समरी ये निकालोगे भाई सिंपल भाषा में कि ये लोअर एनर्जी ग्रुप है और ये हायर एनर्जी ग्रुप है। समझ में आया? समरी ये है। इलेक्ट्रॉन आप हो, आप कहां जाना प्रेफर करोगे बताओ मुझे, लोअर एनर्जी ग्रुप में कि हायर एनर्जी ग्रुप में? बस इतना बता दो, बस बात खत्म। तो ज्योमेट्री जब डिसाइड करने की बारी आएगी तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप लोअर एनर्जी ग्रुप से शुरू करना, फिर हायर एनर्जी ग्रुप में डालना। क्लियर हुई बात? जिन बच्चों को ये नहीं समझा उनको एक और छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। आपको अगर मैं यदि कहूं कि आपको D6 कितने इलेक्ट्रॉन भरने बच्चा लोग? D6 भरने हैं, तो अभी तक आप स्टैंडर्ड तरीका ये फॉलो करते थे 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि DXY में 2 गए, DYZ में 1 गया, DZX में 1 गया, DX² - Y² में 1 गया और DZ² में 1 गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? लेकिन अब बिकॉज आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी समझ में आई, आपको पता चला अच्छा ये लोअर एनर्जी ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ग्रुप प्रेफर करता है, तो आप फिलिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या कॉन्फ़िगरेशन में फर्क आ गया? क्या ज्योमेट्री में थोड़ा सा फर्क दिखेगा? पॉसिबिलिटी है। क्या ये बात समझ में आई? अब समझा वीबीटी में और इसमें कहां पे फर्क दिख रहा है? बोलो यस और नो। एंड इजंट इट ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस? यस। चलो अब बहुत कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा थियरी पार्ट को धड़ाधड़ कंप्लीट करो, खत्म करो। चलो, जैसे जैसे लाइगेंड अप्रोच होंगे, विद द अप्रोच ऑफ द लाइगेंड्स अलोंग द एक्सिस, ये जो दो हैं कौन से, x² - y² और z² वाले, दे एक्सपीरियंस लार्जर रिपल्शन, एंड दैट इज व्हाई दे बिकम हायर एनर्जी सेट। ठीक है, दे बिकम हायर एनर्जी सेट और इनका जो डिस्टेंस है वो बन जाता है। तो आपको एमसीक्यू में, हाँ अभी वो आपको एमसीक्यू में एक सिंपल सा सवाल पूछ लेगा, वो बोलेगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन, ऐसा पूछ लेगा, ध्यान से सुनना, बिटवीन EG सेट एंड T2G सेट इज ऑलवेज, इज हाउ मच? क्या बोलोगे आप लोग आंसर में? इज डेल्टा O और यू कैन ऑल्सो से 10 DQ। क्लियर हो गया बात? हाँ, बस टोटल डिस्टेंस ये है। अब उसके बीच में आपको खेलना है, इस डिफरेंस के बीच में, है ना? अच्छा, तो दिस पैरामीटर इज इक्वल टू 10 DQ यूनिट्स ऑफ splitting. Of course, for electronic configurations of D1, D2 and D3, the electrons occupy T2 and obey the Hund's rule. सही बात है। जब 1, 2 and 3 रहेगा तो क्या होगा? पहला 3 किधर जाएगा? जरा दिमाग लगाना, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना। इजी, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? काफी लॉजिकल स्टेटमेंट, एंड दे ओबे Hund's rules. For electronic configurations D1, D2 and D3 and D8, 9 and 10, high spin and low spin configurations cannot be distinguished. अभी भी इसमें आप हाई स्पिन और लो स्पिन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। कब? जब 8, 9 और 10 बनेगा। अभी इसमें मैं नहीं जा रहा, इस पे आगे जाएंगे, देखेंगे। ठीक है, पहले बेसिक चीजें कर लो। क्या? Only electronic configurations D4 to D7
they will give you an explanation for high spin and low spin complexes. जरा इसका मीनिंग समझते हैं. जैसे D4 से D7 अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, अगर मैं नॉर्मल सारे रूल्स, मतलब मैं हंड्स रूल को ये किए बिना, मतलब हंड्स रूल को वायलेट किए बिना अगर मैं एंट्री कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं कैसे करूंगा? 1 2 3 एंड 4, है कि नहीं बच्चा लोग? लेकिन जब मुझे जबरदस्ती पेयरिंग करानी है, पेयरिंग कब होगी? हाई स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आएगा, है ना? तो मैं बोलूंगा 1 2 3 एंड चौथा कहां डाला मैंने? पेयरिंग करके डाल दिया. समझ में आ रही बात? तो जब पेयरिंग हुई तो लो स्पिन हो गया, और जब सारे के सारे अनपेयर्ड थे तो कैसा हो गया? हाई स्पिन हो गया. ऐसी उन्होंने पॉसिबिलिटीज बताई है. सबसे आइडियल सिनारियो हमारे लिए ये वाला था ना. ये देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहां गए? T2G में. मैंने वही बताया ना स्टार्टिंग में कि सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन आपने पेयरिंग करके कहां डाल दिया? T2G में डाल दिया, लोअर एनर्जी शेल में. तो ये एकदम से लो स्पिन वाला सारे पेयरिंग वेयरिंग करके सेट हो गया. क्लियर हो रही बात? यस और नो? तो यहां पर हमने D4 to D7 का इन्होंने एग्जांपल दिया. आप एक बार टेबल में सिर्फ गो थ्रू कर लेना. नो नीड टू सिट एंड मेमोराइज और लर्न और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस? तो हमें समझ में आ गया कि क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग होगी, 2 ग्रुप्स बनेंगे T2G और EG, दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा, और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इस एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पे होगी. यहां तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. लास्ट पार्ट है कि भाई किस फैक्टर्स पे हम डिसाइड करें कि कितनी स्प्लिटिंग होने वाली है एंड ऑल दैट. तो वैसे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड. दिस इज अ रिपीट पॉइंट. मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स पर डिपेंड करेगा. ओके, रिपीट पॉइंट बोल दिया. दूसरी बात, ये जो लाइगेंड्स का जो सीरीज हमने मार्क किया, लाइगेंड्स का जो हमने क्या मार्क किया? सीरीज मार्क किया, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कौन सी सीरीज है ये वाली देखो. ये पूरी की पूरी क्या है बच्चा लोग? ये पूरी की पूरी क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है. समझ आ रही बात? ओके. देन यू हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल डिफाइन कैसे करेगा भाई? जिसमें ज्यादा हायर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा लाइगेंड्स को अच्छी तरह खींचेगा, और ज्यादा अच्छे से खींचेगा तो फिर इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, है कि नहीं? तो अ मेटल विद अ लार्ज हायर पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू ड्रॉ द लाइगेंड्स क्लोजर टू इट, जिसकी वजह से क्या होता है? हायर चार्ज सेपरेशन हो जाता है. और जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी ऑब्वियसली भाई उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा. ये भी सही बात है, ठीक है ना? एक एमसीक्यू पॉइंट के लिए देख लेना भाई. ट्राईवैलेंट मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, डाईवैलेंट का +2 होगा, मोनोवैलेंट का +1 होगा. ये तो पता ही है ना आप लोगों को. तो इसलिए जो क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग होगी वो भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से होगी. बस ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना. नेक्स्ट फंडा है हमारा कलर. तो ये इस पे बहुत बात हुई. इस पे बार बार मैंने कहा कि भाई वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो वो कलर नहीं समझा पा रही है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो उससे हम लोगों को कलर पता चलता है. कैसे कलर पता चलता है? कैसे पता चलेगा? तो इसमें भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत टेस्ट होते हैं. जरा याद करना, क्या मैंने आपको ये इक्वेशन सिखाया सब बच्चों को? E = h न्यू = hc/λ. यस. c क्या था? स्पीड ऑफ लाइट. लैम्बडा क्या था? वेवलेंथ. हर वेवलेंथ एक पर्टिकुलर कलर को करेस्पॉन्ड करती है विजिबल लाइट में. ये तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ऑप्टिक्स में. यस और नो? सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है ये. यस. तो वेवलेंथ से कलर का पता चलता है. अगर मैं एनर्जी आपको बता पाऊं, अगर मैं आपको एनर्जी E बता पाऊं, तो E से आप उसका वेवलेंथ निकाल के बता देंगे, क्योंकि H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है. आप लैम्बडा निकाल लेंगे. बोलो हाँ या ना? और जब आप लैम्बडा निकाल लेंगे तो आप वेवलेंथ बता देंगे, क्योंकि विबग्योर तो आप सब लोगों को आता है बच्चों. विबग्योर में वेवलेंथ क्या है? 390 से लेके 760 नैनोमीटर तक आपकी वेवलेंथ है. सबको आती है. क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? ये बहुत फैसिनेटिंग साइंस है कि कंपाउंड बनाने के पहले ही हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इसका कलर क्या आने वाला है.
क्योंकि हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, हम एनर्जी को प्रिडिक्ट कर लिया, तो हम एटलीस्ट एक रफ प्रिडिक्शन तो आपको जरूर दे सकते हैं कि इसका कलर क्या बनेगा कंपाउंड बनने के बाद। समझ में आ रही बात? बोलो हाँ या ना। राइट? ओके, यू डोंट हैव इट दिस इन योर सिलेबस दैट यू एक्चुअली हैव टू सिट एंड कैलकुलेट द कलर और फाइंड आउट द कलर, यू डोंट हैव दैट, जस्ट सेइंग दैट यू कैन, इन हायर क्लासेस यू लर्न अबाउट इट। तो जब भी स्प्लिटिंग हुआ, एनर्जी डिफरेंस हुआ, तो जो भी एनर्जी है यानी कि लैम्बडा ओ जो है, दैट करस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्वियसली एवरी फ्रीक्वेंसी विल करस्पॉन्ड टू अ सर्टेन कलर। नाउ द ब्यूटिफुल पार्ट हियर इज, जो कलर आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो कैसा है? वो अब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसा है बच्चों? वो अब्जॉर्ब्ड कलर का क्या है बच्चा लोग? अब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो। एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो, तुम लोग को यहां पे उन्होंने आई थिंक सो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं बता देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि वो वायलेट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो रेड को क्या करेगा? एमिट करेगा। अगर इसको ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड को क्या करेगा? वो एमिट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। क्या है ये दोनों? कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। समझ रहे हो बात को? तो जो फ्रीक्वेंसी को वो ऑब्जॉर्ब करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी को वो एमिट करेगा, तो तुमको वो कलर दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि एक कंपाउंड है जिसने रेड कलर ऑब्जॉर्ब किया था, तो उसके चांसेस किस किस कलर के दिखने के हैं? वायलेट या ब्लू कलर के दिखने के चांसेस है। बात भेजे में गई कि नहीं गई? क्या बोला मैंने? यस, ओके। कंसिडर हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D ओरिजिनल जो सेंट्रल मेटल एटम है टाइटेनियम का, उसकी 3D कॉन्फ़िगरेशन है और उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्होंने इस तरह से दिखाए, ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। मेन थिंग इज कि जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स यहां पर है, इसका अब्जॉर्प्शन होता है वेवलेंथ का कौन से रेंज में? 520 नैनोमीटर के रेंज में होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ होता है 520 नैनोमीटर के वेवलेंथ में। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकल गया, अब 520 नैनोमीटर मतलब कौन सा कलर हुआ बताओ? 520 नैनोमीटर कौन सा कलर हुआ? इट इज टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम या टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम या ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम? रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिखेगा तुमको? ब्लूइश कलर दिखेगा। तो 520 उसने ऑब्जॉर्ब किया ना, तो वो तुमको ब्लूइश कलर, वो वाला कलर दिखाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू दिस इज इंपार्टेड टू द कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई वायलेट कलर, अब ये एमसीक्यू में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या है कलर? वायलेट कलर है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से उन्होंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। अगेन, कलर के लिए ज्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करनी है। कलर के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी से कलर समझा जा सकता है, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है और एनर्जी से हम लोग कलर निकाल सकते हैं। बस इतना फंडा था, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज जेन्युइनली, आई वुड सजेस्ट यू जस्ट रीड एंड इग्नोर। व्हाई? आई विल टेल यू। जो ऑक्टाहेड्रल के लिए उन्होंने बोला, सेम सारे लॉजिक उन्होंने टेट्राहेड्रल के लिए भी आपको बताए हैं। जस्ट दैट यहां पर स्प्लिटिंग जो है वो अलग हो जाएगी। यहां पर जो स्प्लिटिंग है वो थोड़ी अलग तरीके से हो जाएगी। अगर आप नोटिस करें जरा, स्प्लिटिंग के डायग्राम पे ध्यान देना। आप इस स्प्लिटिंग पे डायग्राम पे सब लोग फोकस कर रहे हैं, देखो ध्यान से, और यहां पे स्प्लिटिंग वाले डायग्राम पे फोकस करना। देखो बच्चा लोग, यहां पर आपको Eg ऊपर मिले ये और T2G नीचे मिले, और ये इनका एनर्जी डिफरेंस था। कितना था एनर्जी डिफरेंस? ये 0.6 और ये 0.4। यस, ओके, इसके ऊपर फोकस कर लिया आपने। अब यहां पर देखना, कौन ऊपर चला गया? देखो यहां पे T2G और Eg ऐसा चल रहा है ना, ठीक है। टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर चला गया और Eg नीचे आ गया,
ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर था और T2G नीचे था। क्या ये नोटिस किया आप लोगों ने? अब आप पूछोगे ऐसा क्यों है, आप पूछोगे ऐसा क्यों है, तो भैया मेरे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा था ना, सारे के सारे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे वो कहां थे? अलोंग दीज एक्सिस थे, और जो लाइगेंड है वो भी यहीं से अप्रोच कर रहा है ना, कर रहा है ही नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो उसमें ज्यादा जो ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से वाले थे? सेट के हायर ऑर्बिटल वाले, हायर एनर्जी वाले सेट के बन गए थे। टेट्राहेड्रल में ऐसा होता है। स्क्वायर प्लेनर में तो इतनी कोई स्ट्रेस नहीं, स्क्वायर प्लेनर ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। जो लास्ट पार्ट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। ये ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन होता है आपके थियोरी के पेपर में, ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन, हर साल आता है, हर बार आता है। तो इसको इस साल भी आने के चांसेस बहुत हाई है। ऐसे क्यों? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बायोलॉजी में क्या एप्लीकेशन है भाई? तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल चीजें हैं। एक हमारे शरीर में यानी एनिमल्स की बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और दूसरा प्लांट्स में क्लोरोफिल है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ये 2 चीजें नहीं होंगी तो अपन मर जाएंगे, मतलब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स का हमारा पूरा सर्वाइवल ही किस पे है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। क्यों? प्लांट्स अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, प्लांट्स क्या करेगा? क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा सेंट्रल मेटल है बच्चों? ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सेंट्रल मेटल है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन तो दुनिया भर को पता है, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? Fe यानी कि आयन। जेई की मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, आप लोगों को याद होगा तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी कराया है कि 56 इसका एटॉमिक मास होता है आयन का, और एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। ये हमने सॉल्व किया था, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, आयन इन हीमोग्लोबिन। यहां तक सबको क्लियर बच्चा लोग? यस और नो? बढ़िया। मेडिसिन में क्या होता है? प्लैटिनम, ये तो कंटाल गए कितनी बार। प्लैटिनम किसमें? सिस्प्लैटिन में। EDTA लेड पॉइजनिंग, क्या ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था? चिलेशन, चिलेटिंग एजेंट, हैवी मेटल्स, याद होगा? लेड पॉइजनिंग है ना। अगर आपको पॉइजनिंग हुई है हैवी मेटल्स की तो EDTA ले लो। ठीक है, EDTA ये भी बोला है, किसी को देखने का शौक है कैसा दिखता है, क्या है, कहाँ यूज होता है, आ जाओ क्लिनिक पे दिखा दूंगा। ठीक है, हम यूज करते हैं एवरीडे। ओके, देन टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके बारे में भी बताया था कि आप लोगों को वाटर नाम का चैप्टर है। वाटर की हार्डनेस रिमूवल, नॉट प्योरिफिकेशन। वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है बच्चों? जिसमें झाग होता है वो सॉफ्ट वाटर, जिसमें साबुन से झाग बना सकते हो वो सॉफ्ट वाटर, जिसमें झाग नहीं बनता वो हार्ड वाटर। तुम लोग के साथ ये होता होगा ना, जो लोग सिटीज में रहते हैं, अपन मुंबई में रहते हैं, अपन कहीं गाँव जाएंगे तो अपन वो साबुन लगा रहे शावर के नीचे, गाँव मतलब छोटे शहरों में, और फिर ऐसे बोलते हैं यार यहाँ का पानी बड़ा अजीब है, बाल रफ हो गए, झाग नहीं हो रही है ना। वो हार्ड वाटर होता है। खास करके जमीन में से जो पानी निकालते हैं अपन, वो हार्ड वाटर होता है ना। जो यूपी वाले वो चापाकल थे ना, हैंड पंप होता है ना, हैंड पंप, उसमें से पानी निकालते हैं अपन, है कि नहीं। तो वो सारा हार्ड वाटर होता है। हार्डनेस रिमूवल के लिए क्या यूज होता है? EDTA यूज होता है। क्यों? क्योंकि EDTA जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है ना। मैंने ये बताया था, याद है? पकड़ लेता है मेटल को 6 जगह से और निकाल लेता है। तो वो मेटल निकाल लेगा जब पानी में से, तो क्या बन जाएगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स वो निकाल लेगा, तो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। इसमें इरियोक्रोम इंडिकेटर आता है, ब्लैक टी इंडिकेटर आता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हायर लेवल्स में पढ़ते हो। ओके, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तो बहुत क्लासिक है, सबको मालूम है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये जनरली जब आप इनको जनरली पानी में डालते हो तो ये ज्यादा अच्छे से डिसोसिएट नहीं होते, मतलब कि इनका कॉम्प्लेक्स जो वो एज इट इज रहता है, राइट। लेकिन जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालो, अच्छा हायर एनर्जी आप सप्लाई करो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से सप्लाई करो, तो क्या होगा कि फिर आप इनकी एप्लीकेशन कर सकते हो कहां पर? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस में। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की आपको लेयर चढ़ानी है। आप लोगों ने देखा होगा
चांदी के चम्मच मतलब स्पून के ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, है ना, या खास करके वॉचेस के ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं लोग, ये भी देखा होगा। आजकल फोन पे भी करते हैं, गोल्ड आईफोन, हाँ शौकीन लोग, वो कौन है, टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं वाले, उनके पास है गोल्ड का आईफोन है ना, मैंने देखा था वो। हम गरीब लोग यही देख के खुश होते रहते। तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, यस इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम लोग कर रहे हैं तब हम लोग कॉम्प्लेक्सेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल कि गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वो लोग साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस यूज करते हैं, जहां पर आप सिल्वर साइनाइड और गोल्ड साइनाइड के कॉम्प्लेक्सेस को यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये 4 आपके यूजेस हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हर बार आता है यार, हर बार आता है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां तक आपका जो थियरी पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। अभी बचा एक आइसोमेरिज्म वाला सेक्शन, आइसोमेरिज्म सेक्शन वाला अपन अलग इसमें करते हैं।